नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा। आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुसंख्यकों का शासन ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। हरिद्वार को मांस मुक्त शहर बनाने संबंधी मामले पर 2 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी सभ्यता की महानता का पैमाना यही होता है कि वो कैसे अल्पसंख्यक आबादी के साथ बर्ताव करती है। हरिद्वार में जिस तरह से प्रतिबंध की बात की गई उससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या नागरिकों की पसंद राज्य तय करेगा। चीफ जस्टिस RS चौहान ने कहा कि मुद्दा यही है कि अपना भोजन चुनने का अधिकार नागरिक को है या फिर ये राज्य तय करेगा। अगर हम कहते हैं कि ये राज्य तय करेगा क्योंकि राज्य एक खास किस्म के मांस पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे चुका है, तो सवाल ये है कि क्या अन्य तरह के मांस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी उस मामले में की जो हरिद्वार को कसाई खाना मुक्त शहर बनाने से जुड़ा है। इस साल मार्च के महीने में उत्तराखंड ने हरिद्वार के कसाई खानों को जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिए। इस बैन के खिलाफ 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में धार्मिक पहलू के बजाय इस बात पर फोकस करना चाहिए कि एक नागरिक की निजता की सुरक्षा को लेकर संविधान क्या कहता है। इस दौरान हाईकोर्ट ने यह भी माना कि इन याचिकाओं में गंभीर बुनियादी मुद्दों को उठाया गया है। हालांकि 21 जुलाई को बकरीद से पहले कोई भी आदेश देने के बजाय इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 23 जुलाई तय की है। इससे पहले भी राजस्थान, मुंबई, लक्षद्वीप, गुड़गांव में प्रशासन मनमानी तरीके से मीट की बिक्री पर बैन लगा चुका है, जिसके बाद अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसी के भोजन चुनने का अधिकार उस शख्स का है या फिर प्रशासन का। तो आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अधिकार किसका है और संविधान में इसकी किस तरह की व्याख्या की गई है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ शादाब शम्स जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ अतुल पाटिल जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऋषिपाल सिंह, अधिवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ऋषिपाल जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। तो ऋषिपाल जी, क्या कुछ कोर्ट ने कहा, इसकी व्याख्या को मेरे दर्शकों के लिए जरा समझाइए पहले। देखिए, हरिद्वार वाले इशू में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा विशेष तौर पे कि सरकार जो है स्टेट कैसे तय करेगी कि किसी का भी जो खाने का, पीने का या उसकी लाइफस्टाइल जो है वो स्टेट कैसे कंट्रोल कर पाएगी। सरकार को कितना अधिकार है कि वो एक व्यक्ति के जीवन को, जो उसकी जो फंडामेंटल राइट है, जो स्पेशली जो खाने पीने का अधिकार है, उसको किस तरीके से सरकार प्रतिबंधित कर सकती है, बैन लगा सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सरकार का जो सवाल, सरकार से जो कोर्ट का जो सवाल सरकार से था वो इसी पॉइंट पे था कि आपके पास वो कौन कौन से अधिकार है जिसके चलते आप जो सिटीजन्स हैं उनके रहने पर, खाने पर, उनकी दिनचर्या पर आप रोक लगा सकते हैं। जहाँ तक कि कानून की बात है, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सेक्शन 25 जो है वो फ्रीडम देता है हमें कि हम किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को या उसके आचरण को मान सकते हैं या उसके हिसाब से हम रह सकते हैं। लेकिन हमें ये बहुत जोर ध्यान रखना है कि वो भी सब्जेक्ट टू कंडीशन है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, हेल्थ है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बहुत बार आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी जब कोई पॉलिटिक्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सरकार बैन लगा देती है और कुछ समय के नॉनवेज मिलना बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो विशेष तौर पर जो हरिद्वार का मामला है, अगर सरकार इस पॉइंट पे बैन लगाने की कोशिश कर रही है कि हरिद्वार जो एक अपने आप में एक जो जगह है, एक जो स्थान है, वो विशेष तौर पे एक पर्टिकुलर जो हिंदुओं द्वारा या एक पर्टिकुलर लोगों के द्वारा वो वहाँ पर लोग आते हैं, पूरी इकोनॉमी वो इस बात पे बेस्ड है कि वहाँ पे धर्म से संबंधित लोग वहाँ पर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ नियम पास करती है तो वो अभी एक सब्जेक्ट मैटर है कि कोर्ट उसको कैसे डिसाइड करता है। ठीक है, तो शादाब शम्स, असल में ये तय कौन करेगा, ये भोजन किसको करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये वो शख्स तय करेगा जिसे भोजन ग्रहण करना है या फिर सरकार ग्रहण करेगी? ये तो उनके अधिकारों पर इंक्रोचमेंट है शादाब। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारी सरकार ने कभी किसी के खाने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। आप स्वतंत्र हैं, आप जो मर्जी खाइए, आप मछली खाइए, आप बकरा खाइए, आप मुर्गी खाइए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर मेरी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, जिसे मैं माँ कहता हूं, अगर उसका कोई वध करेगा तो फिर मुझे तकलीफ होगी। और जिस मामले को मुस्लिम
का जो सबसे बड़ा इदारा है देवबंद, उसने फतवा दे दिया हो, उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर ऐसा काम करने वाले अराजक तत्वों के अलावा कोई और हो सकते हैं जो चाहते हैं कि देश बटे, जो चाहते हैं कि देश में दंगे फैले, भावनाएं भड़के। ऐसे लोगों के ऊपर तो अंकुश लगाना पड़ेगा ना। ये कौन सा धर्म इजाजत देगा? जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं दे रहा है उसकी इजाजत आपको ये कौन से मुसलमान है? क्या ये राजनीतिक मुसलमान है क्या जो ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं? हमारा कहना यह है, हमें किसी के खाने से कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दिक्कत इतनी है कि जिस चीज से कोई किसी को आहत होता हो, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, हम एक हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं और हम एक दूसरे को अगर तो लेकिन शादाब शम्स, कुछ लोगों के ऐसा रिएक्ट करने पे आप सब लोगों पे पाबंदी थोड़ी लगा देंगे। हमने कब पाबंदी? हम ये कह रहे हैं कि आप अपना खाना खाइए, आप जो भैंसा खाते हैं वो खाइए, लेकिन आपको गौ हत्या की अनुमति दे दें क्या? बात ये है कि जो गंद फैला के आप काट के अगर आप ये कह रहे हैं कि आप बीफ एक्सपोर्टर बनेंगे और आप बीफ कटिंग करेंगे तो ये तो दिक्कत है ना। और हम ये कह रहे हैं कि गंदगी को मां गंगा जीवन दायिनी है, उस जीवन दायिनी के अंदर क्या हम खून को जाने दें? क्या उसके अंदर हम गंदगियों को जाने दें? तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं किस तरह से हम मां गंगा स्वच्छ और निर्मल रहे, हम लोग उसका आचमन करते हैं। वो हमारे लिए, हम क्या अपनी, अगर हम सही करने का काम कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? ठीक है, आपको कुछ करना है दूसरे एंगल पे जाके कीजिए, लेकिन गंगा के किनारे किसी कीमत पर भी इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी कीमत पर मां गंगा को पोल्यूटेड नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई इसमें आस्था का इल्जाम लगाते हुए अपने पाप का प्रायश्चित करने के बजाय अपने पाप को जस्टिफाई कर रहा है तो ऐसे लोगों के हम खिलाफ खड़े होंगे। ठीक है। तो अतुल पाटिल साहब, असल में जो कुछ समझाया जा रहा है वो कितना समझ में आता है? क्या ये चुनाव के मद्देनजर की गई बातचीत है, उसके तहत लिया गया फैसला है? बराबर है, माँ गंगा लाखों सालों से बह रही है, जान बह रही है। किसी नदी को अपना कोर्स तय करने के लिए लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो अभी 2021 में माँ गंगा वहां से बह रही है, ऐसा नहीं है। गो हत्या बंदी जो है, गोकशी जो है, उसको तो कॉन्स्टिट्यूशनली बंदी है और मेरे ख्याल से हर राज्यों में बंदी है। लेकिन किरण रिजिजू के खिलाफ शम्स जी बात करेंगे, मैं इनकी छोड़ दो, नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं करूंगा मैं। क्या लाश में नंदगांव में तो लाशें देखी, जो मुख्यमंत्री जो वहाँ सरकार है 314 विधायकों के सपोर्ट की, जो लाशें बही है और लकड़ियां मिली नहीं। हिंदू में हमारे अंत्य संस्कार जो है वो दाह संस्कार को बहुत बड़ा महत्व है। राख को गंगा में मिलाना, गंगा का पानी, ये सारी चीजें बहुत आस्था की चीजें हैं, परंपरा से जुड़ी हुई चीजें हैं और इसके बिना कोई अंतिम संस्कार हुआ ऐसा होता नहीं है। तो क्या उसके लिए योगी जी माफी मांगेंगे? उसके लिए भाजपा माफी मांगेंगे कि हमारे हाल में इस गंगा माह में कई लाशें बही है? क्या गोवा में इनको गोमाता नहीं है? क्या मेघालय में गोमाता नहीं है? क्या साउथ में गोमाता, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ गोमाता नहीं है? जहाँ इनको राजनीतिक फायदा जहाँ मिलता है वहाँ ये धर्म की आस्थाओं की जो है वो फायदा लेते हैं, उसका पूरा फायदा लेते हैं। तो महाराष्ट्र में देखिए 1975 से गोहत्या बंदी है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसका उल्लेख है। यानी ये देश के निर्माताओं को, जिन्होंने संविधान बनाया, उसके निर्माताओं को भी इसकी अपेक्षा थी। हमारा कांग्रेस का तो गाय और बछड़ा हमारा तो चुनाव चिन्ह भी था, बैलजोड़ी हमारा चुनाव चिन्ह था। तो ये सवाल नहीं है। ये यूपी की अगर बात करेंगे तो आज किसान कौन से तकलीफ से जा रहे हैं? इन्होंने जो गोवंश बंदी की है, बोवाइन बैन जो किया है, महाराष्ट्र में किया था उन्होंने, तो उसकी तकलीफ क्या है? तो समझ है क्या? माँ गंगा को हर चीज से जोड़ देना। ठीक है, फिर बात जब ठीक है, तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। शादाब साहब जल्दी से रिएक्ट करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, शर्म इस बात पे आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को कि आज भी वो घटिया बात कर रहे हैं, आज भी वो यही जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं। अरे सर सुनिए ना, मैंने आपको इतनी लाशें भाई, शर्म नहीं आई आपको? पाटिल साहब एक एक करके, पाटिल साहब बहस नहीं करते। पाटिल साहब प्लीज, एक एक करके जबान छोड़ेंगे। अगर ये गलत बात करेंगे तो आप काउंटर करिएगा। आप पाटिल साहब आप काउंटर करिएगा, लेकिन लेट हिम स्पीक फर्स्ट सर, उन्हें बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अतुल जी मैं आ रहा हूँ। अतुल जी रुक तो जाइए सर शोर में समय जाया मत करिए सर, वैसे बहुत कम समय होता है इस शो के लिए सर, थोड़ा सा आराम से सर बोलिए। गलत शब्दों का जवाब गलत शब्दों में। ठीक है, आपने चेता दिया, आपकी बात समझ में आ गई सर, आपने अलर्ट कर दिया। शादाब ध्यान रखेंगे। ठीक है
ठीक है जिस पाटिल लकड़ी का साहब, पैसा ठीक नहीं है, था, इसलिए ठीक वहां है गाड़ दिया गया। सर। इसलिए शोर नहीं माफी सर, ऐसे मांगना नहीं हो क्या पाएगा, जायज नहीं है? ऐसे नहीं हो पाएगा सर। आपने बोल दिया ना सर, आप अलर्ट हो गए समझेंगे। वो, ध्यान रखेंगे। मैं शादाब सभ्यता से प्लीज, बात करता हूं, ठीक मैं है, सभ्यता से बात करता हूं, ठीक है, लेकिन अगर ठीक है अपर से पाटिल शब्दों का साहब, इस्तेमाल होगा ठीक तो है मैं नहीं सर, करूंगा। शोर नहीं सर, ठीक है शादाब प्लीज। पाटिल जी नाराज हो गए। मैंने इनको पर्सनली नहीं कहा, मैंने उस सोच को, उस विचार को कहा जो हमेशा आप मेरे इसके पार्टी खिलाफ को खड़ा कहेंगे होता है। तो सर फिर बीच मुझे में मत लगेगा। बोलिए ना, मैंने आपको सुन लिया ना, आपका समझ गया, मेरा डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। मैंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल के चुनाव में गए, हमने हारना मंजूर किया, लेकिन हमने मुद्दे से समझौता नहीं किया। अब पूरे देश में कहीं भी हो रहा है तो हम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। सरकार किसी की भी हो, मां गौ माता के साथ यह अन्याय, गौवंश की हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा विचार बिल्कुल स्पष्ट है। अरे सर सुनिए ना, कमाल कर रहे हैं आप अपने आप अपनी लाइनों को देखिए, आप अपने नेताओं को देखिए, आप किस तरह के बयान, आप घटिया बयान देते हैं। क्या मुस्लिम समाज के बीच में जाके आप मैसेज देते हैं, उस समाज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समाज के कंधे पे बंदूक रख के फायर कर रहे हैं आप अपनी गंदी राजनीति के लिए। जिस देश के अंदर अकबर बादशाह के अतुल जी, जमाने अतुल में जी, सिर्फ गौ अतुल जी, हत्या एक बैन मिनट, हो, अतुल जी, वहां एक उसको मिनट, आ रहा हूं। आप जैसे लोग शादाब उसे शम्स, अप्रूवल दिलाते हैं। शादाब आप जैसे शम्स, लोग काटजू जी के साथ शादाब मिलके शम्स, setting शादाब getting शम्स को करके जवाब उसको देना बयान होगा, दिलवाते हैं। शादाब ये शम्स गंदी को जवाब हरकतों से देना बाहर होगा। आइए। इस शादाब देश को शम्स, और अतुल चक्कर जी, चलाएंगे अतुल जी अपनी रुक बकवास जाइए राजनीति सर, के लिए। अतुल आपको पाटिल जो प्लीज, बुखलाहट हो रही है, अतुल पाटिल इसलिए प्लीज उन्हीं रुक की जवाब जाइए। नहीं दे पा नहीं रहे ऐसे नहीं चल पाएगा सर, अतुल जी प्लीज ऐसे नहीं चलेगा, रिक्वेस्ट है मेरी सर, ऐसे नहीं चल पाएगा जैसे आप बहस करना चाह रहे हैं। श्याम एक एक जी, करके बोल मेरे पार्टी के बारे दीजिए। में अगर वो गलत बात करेंगे और तो आप काउंटर करिएगा ना सर, आपने जब बोला तो शादाब ने सुना। सर सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपने किरण रिजिजू के बारे में कहा तो वो सुन रहे थे ना, तो सुन लीजिए सर एक बार, आप फिर बोलिएगा। लेकिन शादाब शम्स, क्या सिर्फ बहुसंख्यकों की राजनीति करते हैं आप, अल्पसंख्यकों को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं है? शादाब शम्स एक अल्पसंख्यक है, मैं मुस्लिम समाज से आता हूं और मैं ये कह रहा हूं कि देवबंद दारुल उलूम हिंदुस्तान के तमाम बड़े वो उठा लीजिए, सबके सब ये कह रहे हैं कि गौ हत्या पे बैन होना चाहिए, सब फतवे दे चुके हैं। लेकिन ये कांग्रेस के नेता हैं कि ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बार बार पोक करते हैं, प्रोवोक करते हैं और जानबूझ के इनकी राजनीति चलनी चाहिए। लोग मरे, दंगे फसाद हो देश में, इनकी दुकानदारी चलनी चाहिए, क्योंकि इनकी दुकानदारी इसी पे चली आज तक। ठीक है, ठीक है, और मैं पाटिल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस घटिया राजनीति से ऊपर उठ जाइए, नहीं तो बच्चा कुछ हाल बद से बदतर हो जाएगा। लंबे जवाब नहीं चाहिए, इतने लंबे जवाब नहीं चाहिए। ऋषिपाल जी बोलिए, फिर ब्रेक पे जा रहा हूँ। ऋषिपाल जी एक बार, एक अतुल भाई आ रहा हूँ, अतुल भाई आप ही के पास आ रहा हूँ। ऋषिपाल जी बोलिए, फिर ब्रेक पे जा रहा हूँ। देखिए, एक जो कॉमन, जो अभी हम बात करते हैं अल्पसंख्यक की और की बात करते हैं, अगर कानून की बात करते हैं और सेक्शुअल पोजीशन की बात करते हैं, तो भारत में जो सैंपल सर्वे के हिसाब से 70% प्लस लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन है। तो यहाँ पर स्थिति ये नहीं है किसी एक खास धर्म या किसी खास जाति के लिए कानून को बनाया जा रहा है। अगर हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, पौंडीचेरी का और हरिद्वार का, दोनों स्थिति में सिचुएशन अलग अलग है। हो सकता है पौंडीचेरी के अंदर कुछ लोग इस बात को बहस कर रहे हो तो वहां पर बैन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पौंडीचेरी की जो इकोनॉमी है, पौंडीचेरी का जो वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर है वो अलग है। अगर हम बात करते हैं हरिद्वार की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हरिद्वार की अगर पूरी जो इकोनॉमी है वो इसी बात पर बेस्ड है कि वहाँ पे बहुत बड़े श्रद्धालु आते हैं और वहाँ की जो पब्लिक ऑर्डर है वो सारा का सारा, अभी आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ लोग हर माँ गंगा के अंदर हुक्का रखा हुआ था। हाँ। तो वहाँ के आसपास के लोगों ने उनको पकड़ा और पुलिस को हवाले किया। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकारें जो अगर कानून बनानी है तो केवल उसका आधार राजनीति नहीं है, उसका बहुत बड़ा आधार जो है वहाँ की इकोनॉमी भी है। ऋषिपाल जी, पूरी इकोनॉमी, ऋषिपाल जी, लेकिन कोर्ट ये कहता है ना, ऋषिपाल जी, कोर्ट ने ये कहा ना कि किसी भी सभ्यता की महानता का पैमाना यही होता है कि वो अल्पसंख्यक आबादी के साथ कैसे बर्ताव करती है। यानी कोर्ट की निगाह में भी ये बात है ना सर, तो हम कैसे ना समझे कि एक के साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा, दूसरे के साथ सही बर्ताव हो रहा है। कोर्ट भी इसको इंगित कर रही है सर। यहाँ पर पूरे राज्य पे बैन लगाने की बात नहीं है, ये भी पूरे राज्य में बैन लगाने की बात हो रही है। बात हो रही है पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर। अगर हरिद्वार की बात हो रही है तो वहाँ की स्पेशल उसकी इकोनॉमी है, उसका ज्योग्राफी है, उसका पर्पज है, लोग वहाँ पे खास पर्पज। हो सकता है वहां पर आने वाले लोग जो है, मैं आपको जो 70% में जो आंकड़ा बता रहा हूँ, वहाँ पर आने वाले लोग ऐसे हो जो कि मांस खाते हैं या शराब भी पीते हैं, लेकिन जिसमें वो लोग हरिद्वार आते हैं, माँ गंगा के तट पर आते हैं, तो एक खास उद्देश्य से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो मान लीजिए हर की पौड़ी से बाहर निकले और वहां पर वो देखते हैं कि भाई नॉनवेज बट रहा है या नॉनवेज बिक रहा है या शराब बिक रही है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। तो वहाँ की इकोनॉमी भी, ठीक है, तो लोगों की आस्था के मद्देनजर इस तरह की बातचीत, इस तरह का फैसला लिया गया।
तो हरिद्वार को कसाई मुक्त बनाने की बात कही जा रही है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस से अतुल पाटिल मेरे साथ हैं। अतुल जी, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का भी बीफ या गौवध पर दोहरा स्टैंड रहा है सर। 1966 आपको याद होगा सर, 1966 में इंदिरा गांधी को जब जयप्रकाश नारायण ने गौवध रोकने की अपील की थी तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन 1982 में 1982 को इंदिरा गांधी ने चुनावी रणनीति के तहत 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गौवध रोकने के लिए कहा था। आज यही कांग्रेस बीजेपी पर गौवध पर सियासत करने की बात कर रही है। सर, अपना स्टैंड भी तो आप क्लियर करिए ना। आप समय समय पे बदलते रहे अपने रंग को इसी मुद्दे पे। नहीं घनश्याम जी जो बात यहाँ हरपाल सिंह जी ने कही है इकोनॉमी से रिलेटेड, तो इकोनॉमी से रिलेटेड बातें जो सर है, मेरे सवाल का जवाब पहले दीजिए सर। आपका स्टैंड क्या है सर? उसी का जवाब हमारा। देखो, मैंने पहले संविधान से शुरू किया। संविधान सभा में इस बारे में चर्चा हुई और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसको लिया गया 1975 में। ये आप 1982 की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे इम्पोर्टेंट राज्य में 1975 में ही एक कानून आ गया था। हर जगह ये कानून है नहीं है ऐसा नहीं है। बात जहाँ तक गंगा मैया की है, जहाँ तक हरिद्वार की हरि की पौड़ी की है, वहां पर कोई करता नहीं। वहां पर गोवध तो बिल्कुल मंजूर ही नहीं हो सकता, उसका कोई सवाल ही नहीं हो, कहीं पर भी उसका मंजूर नहीं हो सकता। फिर तकलीफ किस बात की है? एक बात देखो, आप छत्तीसगढ़ में हमारा शासन है। छत्तीसगढ़ में हमने जो भोजन योजना निकाली है उसमें गोबर तक खरीदने की बात की है, दूध को भाव दिया है। महाराष्ट्र में दूध को भाव दिया है, तो उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको भी हम सम्मानित करेंगे ना, तो उसकी बराबर आस्था की वैल्यू बनी रहेगी। ये जो राजनीतिक इस्तेमाल जो हो रहा है ना कई सालों से, लोगों को मारना, लोगों को पीटना, ये जो काम किया है ना, एक बार मोदी जी ने फिर आखिरी में मारना है तो मुझे मारो, लेकिन ये नहीं कहा कि ये विजिलेंटिस जो है वो हम मंजूर नहीं करेंगे, ये नहीं कहा उन्होंने। ये जो तकलीफ है राजनीति के इस्तेमाल की, अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमने करोड़ों रुपए। सीधा सवाल अतुल पाटिल, तो आप एग्री करते हैं ना कि हरिद्वार को कसाई मुक्त बनाना होगा? अरे सवाल ही नहीं आता ना, वहाँ विरोध करने का सवाल ही नहीं है। हम तो बीजेपी का जो दोगलापन है, जो घटियापन है, इनकी भाषा में शब्द की मैं इस्तेमाल नहीं करता ऐसी भाषा, जो दोगलापन है, जो घटियापन है, जो एक समाज को दूसरे समाज के सामने खड़ा करके राजनीति करने का जो घटियापन है, वो घटियापन हम सामने ला रहे देश के। ये तो हमने किया ना, हमारा जहाँ राज्य है महाराष्ट्र में हमने दूध का कितना भाव दिया है, छत्तीसगढ़ में तो हम गोबर खरीद रहे हैं, तो लोगों को उसका महत्व समझ में आ रहा है। लोग ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग जो है वो बढ़ा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स कम होने की कोशिश किया है। तो ठीक है सर, आने वाला चुनाव गोबर पे ही होगा सर और दूध पे ही होगा मुझे लग रहा है, और मुद्दे गौण होने वाले हैं। ठीक है, शादाब शम्स। नहीं और मुद्दे गौण तो इन्होंने कर दिए हैं। ये तो रोजगार पे बात नहीं करेंगे 2 करोड़ के, ये तो समझ गया सर, समझ गया, ब्लैक मनी तो छोड़ समझ गया सर, मैं समझ गया कांग्रेस किन मुद्दों पे बीजेपी को घेरेगी, मैं समझ गया। इतने सारे मुद्दे हैं, उन पे घेरने की तैयारी नहीं है। बात गोबर की होगी, बात दूध की होगी, बात भैंस की होगी, गाय की होगी, इससे आगे नहीं बढ़ने वाला। समझ गया सर, मैं समझ गया। एक बार सर और लोग भी है, पाटिल साहब जो बात कर रहे हैं ना घनश्याम जी, एक बात समझाओ। जो बात आप चर्चा के लिए रख रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव बात जो है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो हमारा व्यू रख रहे हैं। अभी आप ऐसा ना करें कि हम तो कर रहे हैं। महंगाई का आंदोलन किसने किया पूरे देश भर? 4 साल से हम कर रहे हैं। बेरोजगारी का आंदोलन किसने किया? न्याय योजना। समझ गया सर, समझ गया। शादाब शम्स प्लीज बोलिए। ठीक है ये बात सर, अतुल जी बात हो गई सर, मैं समझ गया आपकी बात, बोलिए शादाब शम्स। घनश्याम भाई देखिए, घटियापन और नीच राजनीति किसे कहते हैं? जिस प्रदेश में ये रहते, महाराष्ट्र में जहां से पाटिल जी हैं, वहां गौवंश हत्या कर रहे हैं। गौवंश की इनकी हैसियत नहीं है रोक दे, क्योंकि ये वो दोगले लोग हैं, ये वो दोगले चरित्र के लोग हैं जो अपनी माता की हत्या स्वयं करवा रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए। इनकी हिम्मत नहीं है कि वहां बैन कर सके। 2014 के बाद क्या जी, हिंदुस्तान को बता रहा हूं मैं आपके चैनल से, हिंदुस्तान 2014 के बाद दुनिया का नंबर 1 पिंक एक्सपोर्टर बना है। क्या आपने बनाया होगा ना, महाराष्ट्र करा रहे होंगे ना। 2014 के बाद ये हरकत यही है आपकी हैसियत, यही है चरित्र आपका, ये चरित्र आप कुछ भी करेंगे। अतुल पाटिल इतना बेचैन क्यों हो जाते हैं सर? सुन तो लीजिए अतुल जी, प्लीज ऐसे नहीं चलेगा। अतुल जी जब आप बोल रहे थे शादाब सुन रहे थे, अतुल जी जब आप बोल रहे थे शादाब सुन रहे थे, ऐसे नहीं चलेगा। अतुल जी, मैं अपने शो में किसी भी मेहमान को ऑडियो म्यूट नहीं करवाता हूँ, मुझे करना पड़ेगा आपका, मुझे आपको ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा सर, ऐसे मत करवाइए। शादाब जल्दी से बोले, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, ये फर्जी जनेऊ उधारी है। वैसे जनेऊ निकाल के दिखाते हैं हम ब्राह्मण हैं, और गौ माता की खुली हत्या करा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। इनकी हैसियत नहीं है कि वहां गौ हत्या को रुकवा सके, इसीलिए तो सत्ता में है वहां, क्योंकि इन लोगों को, मैं ये कह रहा हूं ना,
जो जयचंद है ना हमारे यहाँ, इन जयचंदों की दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, इन जयचंदों से दिक्कत है। ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ठीक है। आज आपके सामने बैठे हुए जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि लाइसेंस जारी किसने किए? इन्हीं की सरकारों ने तो जारी किए। बीफ एक्सपोर्टर्स को लाइसेंस, चमड़ा एक्सपोर्टर्स को लाइसेंस इनकी सरकार ने जारी किए, और ठीक इनको है। बिल्कुल शर्म नहीं ठीक है है इस बात शादाब, की। ठीक है शादाब, ठीक है। मैं ठीक अपनी है। बात को पूरी कर दूं, जल्दी से, मैंने जल्दी चार से। प्रश्न उठाए। हाँ। एक, ये जो राजनीति यहां हमारे यहां हो रही है, हम देवभूमि है, हमारा सबसे ज्यादा जो पालन पोषण होता है वो तीर्थाटन से होता है, पर्यटन से होता है। ठीक है। ये तीर्थ नगरी है, पूरी दुनिया की आध्यात्मिक ठीक है, राजधानी ये दोहरा है। रहे बातें, ये आप सनातन बता धर्म के चुके मानने हैं, ये आप वालों, पहले ये ही यहाँ पड़ाव पैरवी में कर मेरे रहे शो हैं में इस बात बता की। चुके। और महाराज शादाब, से बैठे शादाब, हुए, रिपीट अपने नहीं यहाँ सर, तो पाप रिपीट कराते नहीं, हो, मजा और नहीं आता हमारे है, यहाँ पाप रिपीट के लिए नहीं, provoke करते हो। रिपीट नहीं। शर्म ठीक नहीं है, आ रही बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है डूब के शादाब, मर हो जाइए। गया। इतना इतना ब्लड प्रेशर हाई मत करिए, इतना ब्लड प्रेशर हाई मत करिए, आराम से बात करिए। मेरे साथ ऋषिपाल जी भी हैं। ऋषिपाल जी, हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी जानवरों के वध पर बैन गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसमें बड़े जानवर भी शामिल थे और ये कसाईयों के व्यापारिक हक के खिलाफ है। वैसे कोर्ट ने यह भी कहा था कि अनुच्छेद 48 के तहत गौवध पर बैन सही है। तो सर, सवाल ये उठता है कि अगर इससे अल्पसंख्यकों का खान पान प्रभावित हो रहा है तो क्या ये सही है? क्योंकि तमिलनाडु और केरल में बीफ बैन पर हंगामा हो चुका है सर, हमने देखा यूं भी। देखिए घनश्याम जी, मैंने जैसे पहले आपको आंकड़ा दिया था कि हमारे देश में करीब 70% लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। अगर उन 70% लोगों की आप संख्या निकालेंगे तो वो मुस्लिम समाज से कहीं ज्यादा होगी। तो इसको धर्म के चश्मे से देखना हम लोग को बंद कर देना चाहिए। झारखंड के अंदर 99% लोग जो है वो नॉनवेज खाते हैं। तो ये अब धर्म के चश्मे से बाहर निकाल के देखने से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि जो लोग, जब हम किसी भी हालत में अपने देश को वेजिटेरियन कंट्री नहीं बना सकते, हमारे देश में जहाँ 70% लोग जो है वो नॉनवेज पर आधारित है, तो ऐसे स्थिति में अगर किसी का व्यवसाय, जरूरी नहीं है अल्पसंख्यक होते, उससे बहुसंख्यक भी हो सकते हैं, अगर किसी का व्यवसाय खत्म होता है, किसी के व्यवसाय की हानि होती है, तो ऐसी स्थिति में सरकारों की जिम्मेदारी है कि देखे कि लोग की व्यवसाय इकोनॉमी खत्म ना हो, क्योंकि नॉन वेज की सप्लाई या नॉन वेज को आगे उसको समाज में पहुंचाना, ये भी एक हमारी खाद्य का जो हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। रही बात ये कि जो जैसे गौ माता की बात है, तो वो हमारे शास्त्रों में हम उसको इनकार नहीं कर सकते, हम पूछते हैं और पूरे देश में उसके बैन है, तो उसके ऊपर तो कानून बना हुआ है, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कहता। बाकी जो जानवरों को रोकने वाली बात है, उनकी जो मांस के वितरण की बात है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ऋषिपाल जी, समय मेरे पास इतना ही सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने समय निकाला, मेरे शो पे आए, जानकारी दी और व्यूवर से मुखातिब हुए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इसी के साथ मुद्दा में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए APN। नमस्कार।